देखो ध्यान से समझना, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, किस पर चार्ज होता है। ठीक है, हमारे पास एसेट्स जब हम बात करेंगे, एक होती है हमारे पास टेंजिबल एसेट्स और एक होती हैं इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, राइट, और हम खरीद भी सकते हैं और हम बेच भी सकते हैं और यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्या पता क्या करना, खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते। वही कैसे? ठीक है, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, बट हम इनको देख नहीं सकते। जैसे भाई फर्नीचर है तो वो टेंजिबल है, ठीक है, गुडविल है तो वो हमारी इंटेंजिबल है, हम उसको देख नहीं सकते ना, महसूस कर सकते हैं, बट हम उसको खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। समझ में आ गई? तो इंटेंजिबल एसेट्स पर कभी भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। अभी समझा रहा हूँ होता क्या है, पर ये समझ लो कि किन पर लगता है, राइट। टेंजिबल एसेट्स को जिनको विच कैन बी सोल्ड, विच कैन बी परचेज, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड एंड विच कैन बी सीन। ठीक है, बट अब अच्छा, जैसे फर्नीचर हो गया, ठीक है, चेयर्स हो गई, राइट, बिल्डिंग हो गई, इस तरीके की, ठीक है, कार हो गई हमारी, ठीक है, इस तरीके के एसेट्स को टेंजिबल कहते हैं। इनटेंजिबल जिनको हम देख नहीं सकते, मेन पार्ट क्या आएगा, कैन नॉट सी, हम इनको देख नहीं सकते बट रियलाइज कर सकते हैं, बट कैन बी रियलाइज। ठीक है, इट कैन बी परचेज, इट कैन बी सोल्ड। अब टेंजिबल की जब बात करते हैं हम, ठीक है, तो हमेशा इनको नॉर्मली फिक्स एसेट्स का नाम भी देते हैं और इन पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, इन पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। राइट, इंटेंजिबल का एग्जांपल क्या हुआ, और गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। ठीक है, ये सारी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाती हैं। ठीक है, इन पर कभी भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। फटाफट करो फिर आगे चले। हो गया, चलो नोट कर लिए सबने। अब आते हैं फिक्स एसेट्स के, ध्यान से समझना। फिक्स एसेट्स को जब हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं, जब हम यूज करते हैं किस में,
बिजनेस में, ठीक है। तो या तो ये हम कहें कि ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, क्या करते हैं ये रेवेन्यू जनरेट, ध्यान से सुनना, रेवेन्यू क्रिएट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये कॉस्ट बचाते हैं हमारी। बहुत ध्यान से सुना पॉइंट को, ठीक है। रेवेन्यू जनरेट का मतलब क्या हुआ कि भाई हमने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, हमने मान लो कोई मशीन खरीदी। कौन सी मशीन खरीदी हमने? मान लो चेयर बनाने की, मान लो किसकी हमने मशीन खरीदी? चेयर बनाने की। तो मशीन से चेयर बन रही है, कपड़ा बन रहा है, पेन बन रहा है, मोबाइल बन रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट बिकेगा ना भाई। आपने चेयर मशीन पर बनाई, पेन बनाया, मोबाइल बनाया, कपड़ा बनाया, शर्ट बनाई, ट्राउजर्स बनाई, तो वो कपड़ा क्या होगा? बिकेगा। तो बिकने से क्या आएगा? पैसे आएंगे। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि मशीन को यूज करके हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन से क्या होता है? पैसे आते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब दूसरी, ध्यान से सुनना, कई बार रिवेन्यू नहीं आती है, कई बार फिर भी वो हमारी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हैं, समझ रहे हो? पर वो हमारी कॉस्ट को बचाते हैं, वो हमारी कॉस्ट को बचाते हैं। कैसे? जैसे एटीएम मशीन है, नहीं, जैसे क्या है? एटीएम मशीन। तो अगर मैंने एटीएम मशीन लगा दी, अगर मान लो हमने एटीएम मशीन लगा दी, ठीक है, तो एटीएम मशीन लगाने की वजह से क्या होता है कि लोग आते हैं और मशीन से पैसा निकाल के ले जाते हैं, नहीं, पर इससे क्या फायदा होता है कि हमारे बैंक में 2 एम्प्लॉय कम रखने पड़ते हैं, क्योंकि मशीन लगा दी बस आपने, अब तो ये तो 24 घंटे काम करेगी भाई। अगर ये नहीं लगाते तो 2 कैशियर और लगाने पड़ते हैं आपको, तो कैशियर के पैसे, सैलरी आपकी बच गई। आप समझ रहे हो? ये एटीएम मशीन कोई आपको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रही है, समझ गए? पर ये पैसे, तो एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुना, पूरी लास्ट तक काम आएगी। पैसे का ना जाना, पैसे का भी आना ही होता है। थोड़ी गहराई से समझो, पैसे का ना जाना भी आना ही हुआ। मतलब एनर्जी, कहते हैं ना, एनर्जी सेव इज टू एनर्जी प्रोड्यूस। आप पैसे खर्च नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है? खर्च कर रहे हो और आ रहे हैं। आगे बात समझ में? तो पैसे का ना, मतलब आपने, आपकी जेब में 100 रुपए हैं, नहीं, तो आप क्या कहते हैं? यार मैं 100 रुपए से गोलगप्पे खा लेता, कुछ भी आप टिक्की खा लेते, तो वो पैसे क्या होते हैं? आपकी जेब से खर्च हो जाता है। आपने नहीं करे ना खर्च, तो बचा लिए, मैंने आज 100 रुपए कमा लिए। आगे बात समझ में? तो ना जाना भी तो आना ही हो गया। यही बात यहां आती है, नहीं कि एटीएम मशीन आपके 2 एम्प्लॉय की सैलरी को बचा रही है, एटीएम मशीन आपके 2 एम्प्लॉय की सैलरी को, तो इसका मतलब वो एटीएम मशीन आपको 2 एम्प्लॉय की सैलरी कमा के दे रही है। समझ में आ गई? इसलिए इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन उन एसेट्स पर चार्ज होता है जो आपको कमा के दें, ये लाइन है। तो ये तो डायरेक्ट पैसे कमा के दे या पैसे बचाएं। अब समझ में आ गया? क्लियर हो गया बात भाई? तो ये एमसीक्यू में कई बार आ जाता है कि ऑल्दो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द मशीन विच प्रोड्यूस्ड इनकम, बट एटीएम मशीन इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी इनकम। भाई वाई इट शुड बी एलिजिबल फॉर चार्ज डेप्रिसिएशन? तो आपका जवाब क्या होगा? एटीएम मशीन विल save our cost, that is equivalent to earning money। बात समझ में आ गई? चल फटाफट लिखो। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट या नहीं? चलो, तो अब क्या कहोगे? ये मतलब ऐसा नहीं है हम डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, हम एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जो सारे लिंक होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से। हाँ जी, लिखे फटाफट, डेप्रिसिएशन। और एक बात ध्यान रखना, सीए के लिए
ऐसा कभी मत सोचना कि ये टॉपिक है मेरे 1 2 3 4 5 सर इस टॉपिक के मैंने 20 क्वेश्चन कर लेता हूं तो मेरा मतलब मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा। 12th के एग्जाम में पास हो जाओगे, ग्रेजुएशन के एग्जाम में पास हो जाओगे, आईसीआई के एग्जाम में तभी पास हो पाओगे जब आपने इन डेप्थ स्टडी करी होगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लो, हर चीज बारीकी से समझी होगी उसका अर्थ क्या है, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन घुमा के देता है कि जब आप हैंडल तभी कर पाओगे व्हेन यू हैव स्टडीड इन डेप्थ। डेप्रिसिएशन should be charged on those fixed assets। FA लिख रहा हूं, समझ जाओगे ना। those fixed assets which produces income or कॉस्ट सेविंग। ठीक है, ब्रैकेट में एटीएम मशीन। तो समझ आ गई बात। हम केवल उन्हीं पर चार्ज करते हैं जो हमें पैसा कमा के दे या पैसा बचाएं। आप समझ में आ गया? पक्का? अभी बिल्कुल एक बार फटाफट नोट करो जल्दी से। हो गया? चलो कॉस्ट करूं आगे, सबने पीछे को रहता नहीं क्या? कॉस्ट सेविंग का मीनिंग समझ आ गया? पक्का? हमारे पास हम घर का एग्जांपल ले लेते हैं, और ठीक है वो कमर्शियल में भी होगा। मैनुअल मशीन है कपड़े धोने की, ध्यान से सुनना। कौन सी मशीन है? मैनुअल। मैं इसलिए दे रहा हूं कि जल्दी क्लिक होगा, फिर मैं टेक्निकल पर आ जाऊंगा। मैनुअल मशीन में क्या करते हो? कपड़े लिए, मशीन में डाले, सरफ डाला और पानी डाला और मशीन को चला दिया। ठीक है, राइट। अब जब मशीन ने अपना काम कर दिया तो कपड़े आपको निकालने हैं और क्या करना है? निचोड़ने भी है। मैनुअल मशीन है ना, और क्या करना है? निचोड़ने हैं, और निचोड़ने के बाद उसको सुखाने, उसके बाद प्रेस करने। तो ये यानी ये 3-4 एक्टिविटी हो गई। अब मैंने इसको हटा दिया क्या रख लिया? ऑटोमेटिक मशीन। समझ में आ गया? सिर्फ आपको कपड़े डालने हैं और सरफ भी 1 टाइम। अब हम घर की बात नहीं कर रहे, अब हम कमर्शियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट। जो ड्राई क्लीन वाले होते हैं, जो लॉन्ड्री वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? कपड़े लिए, सरफ उनमें पहले से ही पड़ा होता है एक बार में। ठीक है, बस स्विच ऑन कर दिया तो मशीन क्या करती है? कपड़े धो देती है, निचोड़ देती है, सुखा देती है। समझ में आ गई? और आपको बाहर लाके दे देती है। और वो मशीन कमर्शियल वाली इस तरीके से लाके देती है, ऑल प्रेस नहीं, ऑलमोस्ट वो प्रेस होते हैं, मतलब सिल्वर ज्यादा नहीं होती, बस उन पर प्रेसिंग का काम कम होता है, राइट। कमर्शियल। तो इसका मतलब अगर मैं कमर्शियल ऑटोमेटिक मशीन लगा रहा हूं तो मेरे 3 लेबर बच रहे हैं, राइट। जो पानी को डालना, राइट, जो सरफ को डालना, जो कपड़े को निचोड़ना और सुखाना, तो उनके पैसे बच रहे हैं। तो ऑटोमेटिक मशीन हो गई। अब समझ में आ गया? क्लियर है बात में, राइट। तो ऐसी जितनी भी मेरे पास ऑटोमेटिक मशीनें होंगी, ठीक है, वो सारी हमारी मैनुअल लेबर को बचाएंगे। समझ में आ गया? और एग्जांपल लो, अकाउंटिंग पैकेजेस हैं। पहले पुराने जमाने में अकाउंटेंट को क्या बोलते थे? अरे वाह ठीक है, क्या बोलते थे? मुनीम। मतलब वो बही खाते रखते थे, सारी जर्नल एंट्री खुद ही करते थे, लेजर पोस्टिंग भी, ट्रायल बैलेंस भी, फिर ट्रेडिंग एंड पीएल बैलेंस शीट खुद बनाते थे सारे। ठीक है, तो जब बड़े बिजनेसमैन होते थे तो 3 या 4-5 मुनीम होते थे, तब उनकी जगह क्या हो गया? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए। टैली, नहीं, सैप सुना है नाम?
टैली सुना है, सैप सुना है, सैप एडवांस टैली कह लो आप, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, लोगों की, मतलब अब हम 3 या 4 अकाउंटेंट रखेंगे ही नहीं, सिर्फ एक रखेंगे, वो बस एंट्री डालेगा, टैली अपना सारा काम करके दे देगा। तो ऑटोमेटिक हो गया ना, ऑटोमेशन में आ गए, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस्ट सेविंग में आ गए, इन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। समझ में आ गया, आगे चलें। चले, अब डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं और क्या होता है, ध्यान तो सुनो। ऑब्जेक्टिव, यहां तक कोई डाउट है तो आगे बताओ। चले आगे, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। ड्यू टू वियर एंड टीयर of assets, due to efflux of time, बस अभी लोगों मैं एक एक करके समझा रहा हूं। ऑब्सोलिसेंस, चलिए फटाफट नोट करो जल्दी से, फिर इसमें समझा रहा हूं। नोट कर लिया। अब देखो एक एक करके, क्यों चार्ज करते हैं हम, वाई, ये ऑब्जेक्टिव का मतलब वाई। हम सबसे पहले बता दिया, उन एसेट्स पर चार्ज करते हैं जो हमारे को रेवेन्यू जनरेट करें या पैसे बचाएं। तो जब मैं एसेट को यूज करूंगा, जब मैं उस एसेट को यूज करूंगा तो मुझे कुछ कमाई देगी। तो इसका मतलब यह है कि वो पुरानी होती जाएगी, मतलब वो टूट फूट होती जाएगी, वियर एंड टीयर, मतलब उसमें क्या होगा, टूटती फूटती जाएगी ना। अभी कभी कहीं से रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, तो थोड़े समय के बाद कभी कहीं से रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो मैं ये चाहूंगा कि मान लो एक एसेट्स, एक मैंने मशीन खरीदी, ठीक है, जिसकी लाइफ 10 साल की है और हर साल ये मुझे प्रोडक्शन करके माल बना के दे रही है, तो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसका मतलब आज अगर मैंने वो 10 लाख रुपए की खरीदी है, नहीं, 1 साल यूज करा, तो जब मशीन को यूज कर लिया 1 साल, तो अगले साल उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, अगले साल उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने उसको यूज कर लिया, वो पुरानी हो गई, वो क्या हो गई, पुरानी हो गई। अच्छा, और आपने मोबाइल फोन खरीदा आज, बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू है, नहीं, अब 1 साल के बाद देखोगे, अरे यार इस पे तो इधर स्क्रैच पड़ गए, उधर स्क्रैच पड़ गए, कभी यहाँ कभी वहाँ, कितनी बार गिरा होगा, नहीं भाई। तो इसका मतलब आज अगर आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा है 10,000 रुपए का मान लो, तो 1 साल के बाद तो वो 8,000 का रह जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसको यूज कर लिया, नहीं भाई। तो यूज करने की वजह से उसकी कीमत कम हो गई, यूज की वजह से, नहीं। अब वो एसेट आपको कुछ कमा के दे रही है, तो क्यों ना जो कमा के दे रही है उसमें से मैं 2,000 रुपए चार्ज कर लूं, नहीं, समझ गए। तो वो क्या है जो मैं चार्ज कर लूं, दैट इज डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट्स आपको कमा के दे रही है और एसेट्स टूट फूट रही है ना। तो जितना भाग एसेट्स का कम हो रहा है, उतना भाग एसेट जो कमा के दे रही है उसी में से मैं रख लूं। समझ रहे हो मेरी बात को।
ये मैंने मशीन खरीदी सपोज 10 लाख रुपए की, ठीक है, इसने फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन करा और वो मैंने बेच दिया, ठीक है, कितने रुपए में? 4 लाख रुपए में, यानी 4 लाख की कमाई हो गई। पर आपने जब इसको यूज करा तो इसमें भी तो स्क्रैच वगैरह आ गए, 1 साल के बाद इसकी वैल्यू रह गई 9 लाख रुपए। तो आप ये नहीं कहोगे यार 4 लाख रुपए कमाने के लिए, ध्यान से सुनो, 4 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे एसेट को 1 लाख रुपए यूज करना पड़ा, तो कमाई कितने की हुई? कमाई तो 3 लाख की हुई ना, कमाई तो 3 लाख की हुई। तो 1 लाख रुपए क्या है? डेप्रिसिएशन, दैट इज ड्यू टू वियर एंड टियर, इसलिए चार्ज करते हैं। बोलो समझ में आ गई बात में? ठीक है। दूसरा एफ्लेक्स ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है? कई बार आप कार खरीदते हो, कई बार आप कार खरीदते हो और बाहर चले गए और गैराज में खड़ी हुई है, समझ गए बात में? 10 साल के बाद आए या 9 साल के बाद आए, आपने कार खरीदी भाई साहब 15 लाख रुपए की, और कहां खड़ी है वो? यूज ही नहीं हुई, वो यूज नहीं हुई, पर तो उसने कोई प्रोडक्शन भी नहीं करा, कोई पैसे भी नहीं बचाए, ठीक है। अब 9 साल के बाद आप कह रहे हो मैं इसको बेचूंगा, नहीं, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कोई स्क्रैच, ये कार खत्म हो गया ना, कोई स्क्रैच नहीं पड़ा भाई साहब। जब घर गए, वापस गए थे हम कहीं, तो त्रिपाल ढक के गए थे, आज आ रहे हैं तो हटा रहे हैं, एकदम साफ धो दी तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या वो 15 लाख में बिक जाएगी? क्यों नहीं बिकेगी बताओ, जबकि वियर एंड टियर तो है नहीं। किलोमीटर देख लो सर जी, जो गाड़ी वहां से इंश्योरेंस से मतलब कंपनी से आई थी वही किलोमीटर है, 10-15 किलोमीटर चली है। नहीं, वो तो अगला पॉइंट आ गया, सोच के बताओ जल्दी यार। ये तो इस वर्ड का मीनिंग है ना देखो समझाना है, क्या कहना चाह रहे हैं कि मार्केट में क्या होता है, मॉडल नंबर होता है, समझ गए? आपने कब खरीदी थी? 2000 मान लो 14 में, और आज आ गया 2024, तो इस गाड़ी का मॉडल 2014 का है, समझ में आ गई? तो 10 साल के बाद भले ही आपने यूज करी हो या नहीं करी, मॉडल के हिसाब से ये कार बिकेगी। इसको बोलते हैं फ्लेक्स ऑफ इररिस्पेक्टिव यूज और नॉट, समझ में आ गई बात? तो कुछ एसेट्स हमारी ऐसी होती हैं, अगर हम यूज करें या नहीं करें, बट समय के बीतने के बाद उनकी कीमत कम हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए हम उन पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ना कि केवल वियर एंड टियर। तो समझदारी इसी में है कि अगर आपने कार जैसी कोई एसेट खरीदी है तो अपने प्रॉफिट में से उसका भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहो, समझ आगे? एक अनुमान लगाकर, ठीक है। ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है? आउटडेटेड, अप्रचलन, ठीक है। क्या होता है? अप्रचलन, आउटडेटेड। कई बार क्या होता है कि हमने जैसे मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, ये हाई टेक्नोलॉजी में, नहीं, अब हमने मान लो आईफोन खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है, अब 6 महीने भी नहीं बीते, हमने कहा यार लाइफ तो है इसकी 4 साल 5 साल मान लो, पर 6 महीने भी नहीं बीते, 6 महीने बाद ही कंपनी ने नया मॉडल का आईफोन निकाल दिया, ठीक है, जो बिल्कुल ही एडवांस फीचर थे। तो भाई ये वाले फीचर का तो अब वैल्यू 0 हो गई ना, समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया। ये क्या हो गया अब आपका? आउटडेटेड। इसको कोई भी नहीं खरीदेगा, इसको स्क्रैप में जाना पड़ेगा। तो हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जिस समय हमें पता लगेगा कि ये आउटडेटेड, तो सारी कॉस्ट उस दिन चार्ज कर लेंगे फिर। तो आउटडेटेड की वजह से हम सारा अमाउंट डेप्रिसिएशन में चार्ज कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? ये सारे रीजन, बोलो क्लियर हो गया बात? वियर एंड टियर, एफ्लेक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेसेंस, यानी मार्केट वैल्यू में कमी आ जाना। समझ में आ गई? ठीक है। जैसे कपड़ों में होता है,
जैसे ज्यादातर फीमेल ड्रेस में ज्यादा होता है कि बहुत जल्दी ये आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं कि भाई अब ये इनका फैशन ही नहीं रहा। तो अगर किसी ने बनाए हों और बिके भी नहीं, जब ये आउट ऑफ फैशन हो गए तो बेकार हो गया, इसका स्टॉक ही बेकार हो गया। समझ में आ गया बात? तो वो सारा का सारा स्क्रैप हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसी डेप्लीशन, डेप्लीशन में क्या होता है कि ध्यान से सुनो, डेप्लीशन समझते हो? बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, सिंपल वर्ड्स में, ताकि समझ आए। हाँ, अगर वो, अरे नहीं वो चीज अलग है, इधर सुनो। जैसे क्या होता है, खदान होती हैं, माइंस होती हैं ना, ठीक है, हमने गवर्नमेंट से ये खदान माइंस क्या करा, लीज पे ले ली कि भैया यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, 100 एकड़ जमीन, 100 एकड़ जमीन ये हमें दे दो, हम यहां पर खुदाई करेंगे और जो भी निकलेगा वो हमारा होगा अगले इतने साल तक। समझ में आ गई बात भाई? उसके बाद ये जगह बेकार हो जाएगी, है ही नहीं। तो इसमें से हो सकता है हीरा, चांदी, कोयला, पेट्रोल, समझ रहे हो, कुछ भी निकल सकता है, पता ही नहीं। तो वो एक तरह से R&D का काम हो जाता है। तो उतने साल के बाद अब दोबारा तो कोई नहीं खरीदेगा ना इसको, दोबारा तो कोई लीज पे नहीं लेगा। तो इस जगह की कीमत आज मान लो 250 करोड़ रुपए है, तो 10 साल के बाद इसकी कीमत क्या होगी, 10 लाख 20 लाख। सिर्फ यह सिर्फ खेती के काम आएगी। समझ में आ गई? तो वो कहलाता है ड्यू टू डेप्लेशन कहते हैं इसको। समझ में आ गई बात भाई? बोलो, क्लियर हो गया इतना पार्ट? अब दूसरा एक और ध्यान से सुनो, डेप्रिसिएशन हम क्यों चार्ज करते हैं, मैं एक बार लिख रहा हूं फिर समझ आ जाएगा। डेप्रिसिएशन is an amount to be kept aside from every year profit, so that after the expiry of useful life we can replace the assets। चलिए अब इसका मीनिंग समझाता हूँ, फटाफट नोट करो जल्दी से। हो गया? हो गया? चलो अब ध्यान से सुनो जरा, इसका मीनिंग नोट कर लिया? देखो इसका मीनिंग समझाता हूं। मान लो आपने फिक्स एसेट्स खरीदी सपोज 10 लाख रुपए की, ठीक है, तो आज तो आपके पास पैसा था, आपने मशीन खरीद ली, ठीक है। अब ये मशीन हर साल आपको प्रोडक्शन करके कमाई दे रही है,
अर्निंग दे रही है ना, ये पैसे बचा रही है, ये कमाई दे रही है, ठीक है। लाइफ है इसकी, मान ली मैंने सपोज 5 साल, ठीक है। 5 साल के बाद फिर आपको नई मशीन चाहिए, ध्यान तो सुनना। अब 5 साल के बाद फिर आपको नई मशीन चाहिए, तो फिर आप 10 लाख रुपए कहां से लाओगे? समझ रहे बात को? तो हम क्या समझते हैं कि यार ये तो हर 5 साल के बाद 10 लाख रुपए चाहिए और मशीन तो प्रोडक्शन करके कमा के देती है, तो क्यों ना हम हर साल जो मैं प्रॉफिट कमाता हूं पीएल अकाउंट में, मैं क्या कमाता हूं यहां पर? प्रॉफिट, है ना, इसमें से एक अमाउंट उठा के रख लूं, किसी को दूं नहीं। राम को पैसे नहीं दे रहा मैं, शाम को पैसे नहीं दे रहा, ये जो मैंने प्रॉफिट कमाया है मान लो 4 लाख रुपए का, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये प्रॉफिट तो मैं खा जाऊंगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं दिखा देता हूं 3 लाख रुपए, ठीक है, और 1 लाख रुपए अलग से उठा के रख लेता हूं, ठीक है। कितने? 2 लाख रुपए मान लो, कितने? सपोज 2 लाख रुपए। तो ऐसा 2 लाख रुपए हर साल उठा के रखते जाओगे तो ये 5 साल के बाद कितने हो जाएंगे? तो उससे फिर नई मशीन खरीद लो। अब समझ में आ गया? नहीं तो फिर 5 साल के बाद फिर पैसे चाहिए, फिर लोन लोगे। बोलो क्लियर है? तो हमने क्या लिखा है? हाँ जी, ये वो अमाउंट है जो अलग से रखते हो हर साल प्रॉफिट में से, ताकि 5 साल के बाद जो भी है, 5 साल 10 साल, उसके बाद हम मशीन को रिप्लेस कर पाए। अब समझ में आ गया? बोलो क्लियर? तो प्रॉफिट में से उठाकर अलग से रखना। क्या लिखा हमने? केप्ट असाइड फ्रॉम एवरी ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? ये किसी को पे नहीं कर रहे, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है, डू नॉट इन्वॉल्व एनी, बताओ, कैश आउटफ्लो। ये ध्यान रखना, समझ गए? क्या मतलब है इसका? इसमें कोई कैश नहीं जाता, बस एक पॉकेट से निकालकर दूसरी पॉकेट में रखते, किसी को पे नहीं करते हम, ये ध्यान रखना, ठीक है। हमने लाभ कमाया तो कहते हैं ना, लाभ जो कमाया उसमें से कुछ आप उठाकर रख दो, भविष्य में मशीन को दोबारा खरीदने में काम आएगा। समझ आ गई बात? अब क्लियर हो गया बात? कोई डाउट पूछो। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है, डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो, ट्रू है या फॉल्स? ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, अब देखिए, फर्स्ट मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तुम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ये डेप्रिसिएशन है सबने? चलिए, तो स्ट्रेट लाइन मेथड, हम इसका मतलब क्या होता है कि हर साल का डेप्रिसिएशन क्या होता है? सेम होता है। हाँ जी, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट, ध्यान से सुनना, ये होगा डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर लाइफ ऑफ एसेट्स, ओवर लाइफ ऑफ एसेट्स। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? बहुत बढ़िया, जिस पर डेप्रिसिएशन लगे। अब किस पर लगे? अरे भाई, कौन सी अमाउंट पर? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, वो डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कॉस्ट इंक्लूड। चलिए फटाफट नोट कर लो जल्दी इसको, फिर बताता हूं कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा। जल्दी करो नोट।
हो गया? नोट कर लिया? अब ध्यान से सुनना जरा, ये ऐसे समझो, इसको नोट मत करना, पहले समझना। ये हमारे पास क्या है? फैक्ट्री। क्या है ये? जहां पर मुझे मशीन लगानी है, साइट बोल देते हैं, ठीक है? यहां पर मुझे मतलब हम क्या समझ रहे हैं, कॉस्ट में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट गलत निकाल लोगे, खाली इससे काम नहीं चलेगा आपका। डेप्रिसिएशन, चलो सिंपल सी बात है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट में क्या क्या आएगा, समझ गए? ये हमारी फैक्ट्री है। अब मुझे यहां पर क्या लगाना है? मशीन, ठीक है? तो आपके दिमाग, आप सोचो आपकी फैक्ट्री, आपको मशीन लगानी है, तो सबसे पहले किसको बुलाओगे? आर्किटेक्ट को, कि भाई ये बता कौन सी दिशा में मशीन रखें। बहुत ध्यान सुना सारे लॉजिक। आप सबसे पहले किसको बुलाते हो? आर्किटेक्ट को, कि भाई ये बता ये मशीन कहां रखी जाएगी। नहीं, ईस्ट में रखे, वेस्ट में रखे, साउथ में रखे या नॉर्थ में। ये हर फैक्ट्री वाला करता है। क्यों? ताकि वर्कर को कोई डैमेज ना हो, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो हम उसको पैसे देते हैं, समझ में आ गई बात? हम उसको बोलते हैं साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। उसे क्या बोलते हैं? साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। उसने मुझे बना के दे दिया, सर ये दिशाएं हैं, आप ना ये आपके हिसाब से इस दिशा में मशीन को रखो, ठीक है भाई, राइट? इस दिशा में मशीन को रखेंगे, इसके पैसे ले और जाओ। जिस दिन हवन होगा उस दिन आपको बुलाकर मिठाई खिला देंगे। समझ में आ गई इतनी बात? अब मशीन ध्यान से सुनना, हम मंगा रहे हैं बाहर से। कहां से? यूएस से। और ये हमारा इंडिया है। हम कहाँ रहते हैं? सोच रहे हो कहाँ रहते हैं हम? जोर से क्यों नहीं बोल रहा? ठीक है, जब हमने बाहर से मशीन मंगाई, ठीक है, तो ये समुद्र का रास्ता होता है, हवाई जहाज पर नहीं आती मशीन, शिप में आती है। समझ में आ गई? तो यहाँ के खर्चे होते हैं, शिपिंग चार्ज। अरे वाह, ठीक है। जब यहाँ पर बोर्डिंग पर आ जाती है तो यहाँ पर हमें क्या देना होता है? टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। समझ में आ गई? तो वो भी तो कॉस्ट का पार्ट हो गया। तो वहां से लेकर, अब ध्यान से सुनना, वहां से लेकर कहां लाएंगे हम मशीन को? फैक्ट्री के गेट पर। डिलीवरी चार्जेस, इसे क्या बोलोगे? डिलीवरी चार्ज। फैक्ट्री पर आ गई, फिर फैक्ट्री के अंदर आ जाएगी। कहां पर आएगी? जहां पर उसकी जगह है, लगा दोगे। अब ऐसी मशीन है कि उठाया और रख दिया, है ना, तो लेबर को बुलाकर रखोगे। हाँ जी, क्या चीज? जोर से बोलो। कैरिज तो देवी जी यहां तक आ गए, कैरी कर लिया, डिलीवरी, है ना। इनका क्वेश्चन समझ में आ गया? सिद्धू क्या बता? किन? पड़ोसी का। मुझे आ गई। मशीन आती है एक, जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, हियरिंग एड, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत कम होती है। चल छोड़, ये कह रहे हैं कैरेज। सुन इधर ना, ये क्या बोल रहे हैं? कैरेज। तो डिलीवरी चार्ज का दूसरा नाम क्या है? वो हो गया, ठीक है। एक और नाम है ट्रांसपोर्टेशन, वो भी एक ही बात है। चलो हम कहां थे? यहां पर आ गए। अब सुनो ध्यान से, यहां पर जो मशीन इंस्टॉल करते हैं तो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब ये चीजें पता होनी चाहिए, रटने से काम नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दूं, जनरेटर होता है। जनरेटर देखा है किसी ने? है ना? हाँ, प्लेटफॉर्म बनाते हैं। प्लेटफॉर्म कैसे बनाते हैं? जो रेल की पटरी होती है ना, वो रखते हैं और उसके ऊपर टायर रखते हैं, उसके ऊपर जनरेटर रखा जाता है, ठीक है। क्यों? ताकि जब जनरेटर चले तो बिल्डिंग वाइब्रेट ना हो। तो इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। तो ऐसे ही यहां पर हमने बड़ी मशीन इंस्टॉल कर दी, तो इंस्टॉलेशन के लिए पैसे दे दिए। समझ में आ गई? अब मशीन इंस्टॉल हो गई, अब मशीन इंस्टॉल हो गई, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे? देखेंगे ट्रायल, यार चल भी रही है या नहीं चल रही। तो ट्रायल करेंगे, ट्रायल वाले को बुलाएंगे,
नहीं, और कंपनी से बुलाएंगे कि इसका डेमो दे, नहीं, तो डेमो चार्जेस लेगा और ट्रायल चार्जेस लेगा। बोलो समझ में आ गया यहाँ तक, राइट भी। चलो भी, अब उसने फीता वीता काट दिया, ट्रायल भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करा, अखबार में ऐड दे दिया कि भाई हमने एक नई मशीन लगाई ऑटोमेटिक, तो सभी कस्टमर को हम सूचित कर रहे हैं कि अब आपका टाइम बचेगा, बट थोड़े से पैसे शायद हम बढ़ा दें और ना भी बढ़ाएं। एडवर्टाइजमेंट दे दिया, नहीं, और किसी ने सलाह दी यार एडवर्टाइजमेंट के साथ में ना एक काम करो, एक दिन हवन रख लो और उस दिन सबको थोड़ा खाना पीना खिला देना ताकि सबको मशीन के दर्शन हो जाए। तो उसके क्या बोलेंगे, इनॉग्रल चार्जेस। तो दो खर्चे आए, एडवर्टाइजमेंट और इनॉग्रल चार्जेस, राइट। फिर कहा अरे गुरुजी जो चलाएगा मशीन उसको ट्रेनिंग दे दी, अच्छा अच्छा, चलो स्टाफ को भी क्या दो, ट्रेनिंग दो। तो अब ध्यान रखना सारे खर्चे इंक्लूड होंगे, जो लास्ट में बोले वो नहीं होंगे गलती से भी। कौन से, इंस्टॉलेशन तक होंगे, बस ट्रायल तक होंगे। उसके बाद आपने ऐड दिया, इनॉग्रल किया, लड्डू वड्डू बांटे, हवन कराया, ठीक है, और स्टाफ की ये खर्चे कॉस्ट का पार्ट नहीं होते हैं, ये रिवेन्यू खर्चे हैं। समझ में आ गया, ये मशीन की लागत का भाग नहीं है। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो कौन कौन से हैं, अब ध्यान तो सुनो। यहां से मशीन मंगाई, परचेज कॉस्ट प्लस कस्टम ड्यूटी, ठीक है, प्लस डिलीवरी चार्ज। यहां ध्यान तो सुनो ना पिक्चर में, ये डिलीवरी चार्ज प्लस, हाँ ये यहां तक आ गई, प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज, ठीक है, और शुरू में साइट वाले साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, ठीक है, फिर ट्रायल रन। समझ आ गई, ये सारे खर्चे किसका पार्ट है, कॉस्ट का। और कौन सा नहीं है, स्टाफ ट्रेनिंग, एडवर्टाइजमेंट, इनॉग्रल। आप क्लियर हो क्या, बोलो, वो डाउट लिखवा दो, चल लिखिए फटाफट लिखो। कॉस्ट इंक्लूड, ठीक है, परचेज कॉस्ट, फटाफट लिखो। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी, भैया अब दिमाग में आना, परचेज कॉस्ट यूएस से खरीदी, वहां से लाए, इंपोर्ट ड्यूटी दी, फिर फैक्ट्री में लाए, ट्रांसपोर्टेशन, सीक्वेंस समझो ना आप। ये इंपोर्ट ड्यूटी में ही आ गया, टैक्सेस। ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलोगे, डिलीवरी या कैरेज, ठीक है, फिर इंस्टॉलेशन, और शुरू करा गया था साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। ट्रायल रन, हाँ बोलो बोलो, ये इंस्टॉलेशन में आ गया ना। इंस्टॉल कौन करेगा, लेबर। इंस्टॉलेशन का मतलब इंस्टॉल करने में रेल की पटरी के पैसे, उसको लेबर के पैसे, ठीक है, मटेरियल प्लस लेबर, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, ट्रायल रन, ठीक है, ये सारे खर्चे आ गए। ट्रायल रन का मतलब टेस्टिंग भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए, क्या नहीं होते, डू नॉट इंक्लूड, डू नॉट इंक्लूड, जरा फटाफट बताओ, मैंने भी बताया था आपको। एडवर्टाइजमेंट, दूसरा इनॉग्रल, और जनरल ओवरहेड कह लो आप। दोबारा बोलो, लास्ट लाइन ये करना,
नहीं, उसका भी एक और लाइन बोली थी, वो वहां से निकलूंगा ना वर्ड, जरूरी कुछ ऐसा कहा था। नहीं ना, एक लाइन आपने बोली थी, उसी में कॉन्सेप्ट आ गया ना। आपने बोल दिया था कि ये करना जरूरी क्यों है। नहीं, ये आपने कहा था ये जरूरी है, आपके मुंह से कॉन्सेप्ट निकल गया था, अब आप भूल गए। नहीं ना, आपने आंसर दे दिया था, मैं उसको पकड़ लिया था, उसको समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, आपने कहा था कि स्टाफ को ट्रेनिंग देना तो जरूरी है, ये कहा था आपने, बहुत थोड़े से हल्के से वर्ड्स में, वो आंसर था आपका। अब सुनो ध्यान से, लिसन। इनका क्वेश्चन है स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को शामिल क्यों नहीं किया जाता, बाहर क्यों कर, जबकि ये तो जरूरी है। तो हम हमारा आंसर क्या है, ये जरूरी आपके लिए है क्योंकि आपका स्टाफ अनट्रेन्ड है। समझ गए? हाँ जी। नहीं, स्टाफ तो हमारे एसेट कौन, लेबर है हमारे, स्टाफ हैं। अभी एक मिनट पहले ही पॉइंट समझो, स्टाफ को ट्रेनिंग देना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी? क्योंकि भैया स्टाफ अगर आपका अनट्रेन्ड है तो आपकी गलती है। हर कंपनी के लिए जरूरी नहीं है ना, ये वहां जरूरी है जहां पर हमने अनट्रेन्ड स्टाफ रखा है। तो स्टाफ को ट्रेनिंग देना ये किस में आता है, रेवेन्यू खर्चों में आता है। ठीक है। हाँ, अब बताओ, स्टाफ हमारी एसेट्स है नहीं, वर्कर हमारी एसेट्स नहीं होती। नो, लेमैन की भाषा में बैलेंस शीट में थोड़ा दिखाऊंगा उनको कोई। नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे ही उनको समझ आ जाएगा ना, भाग जाएंगे दूसरी कंपनी में। तो एसेट नहीं, एसेट होती है जो 10 साल यूज करो। समझ में आ गए? अब आपको एक मिनट एग्जाम्पल दो ताकि दिमाग में घुसे। क्या होता है कि सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि ये लाइन ही गलत ना हो। ये होते हैं ना, एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है। दिसंबर जनवरी में, ध्यान दो ना बात को, दिसंबर और जनवरी में जब धुंध होती है, जब धुंध होती है तो इंडिया में देखा होगा कोई कई एयरक्राफ्ट नहीं चल रहे, है ना, फ्लाइट बंद कर दी। यूएस में तो नहीं होता, जापान में नहीं होता, इटली में तो नहीं होता ऐसा कभी धुंध में बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो पायलट होते हैं ना, वो उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है कि अगर वो ट्रेनिंग दे दें उनको तो वो जीरो विजिबिलिटी में भी प्लेन को चला सकते हैं। वो ट्रेनिंग यहाँ पर नहीं दी जाती है, बहुत कम दी जाती है, 100 में 1 या 2 को। सुनो ध्यान से, वो क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग का खर्चा आता है। और ये देखा गया पास्ट एक्सपीरियंस में, जैसे ही पायलट को कंपनी वाले ट्रेनिंग देते हैं ये वाली, ठीक है, और वो पायलट बाहर भाग जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, तो वो एसेट कहाँ रह गए हमारी। समझ में आ गई बात, क्लियर है बात? तो इसलिए स्टाफ ट्रेनिंग हमारी एसेट नहीं है, पता होना चाहिए सारी चीजें ना, लिंक होनी चाहिए प्रैक्टिकली। क्लियर हो गया? तो ये आपकी मजबूरी है, आप स्टाफ को ट्रेन करो क्योंकि आपके पास अनट्रेन स्टाफ है, इसलिए इनको शामिल नहीं करते। बिल्कुल क्लियर हो गया? आगे चले। चलिए सेकंड मेथड लिखो अब आप फटाफट। हाँ जी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। या इसको क्या बोल सकते हैं हम, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है। फिर आता है सम ऑफ ईयर डिजिट, फिर आता है मशीन आवर्स, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, और छठा डेप्लीशन। करो।
हो गया? हो गया भाई? चलिए देखो, इस मेथड में क्या होता है कि हर साल जो एसेट्स की कीमत बच जाती है उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, राइट भाई? मतलब हमारा लॉजिक ये होता है कि फर्स्ट ईयर में मशीन नहीं होती है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, अच्छी तरह से काम करती है वो, और जैसे जैसे पुरानी होती जाती है तो उसकी एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। तो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा, सेकंड ईयर में कम, तो उसकी जो वैल्यू बच जाती है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, ये इसका लॉजिक होता है, राइट? ऑल्टरनेट इसका मेथड है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इसमें परसेंटेज के हिसाब से होता है, इसमें डिजिट के हिसाब से होता है, ठीक है? जैसे देखो, सम ऑफ ईयर डिजिट में क्या होता है, लॉजिक यही है, दोनों में सेम है कि फर्स्ट ईयर इनिशियल ईयर में हाई डेप्रिसिएशन, लेटर ईयर में कम डेप्रिसिएशन, ठीक है? जैसे मान लो हम बात करते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट की, देखो इस मेथड में हम क्या करते हैं, लॉजिक क्या है, इनिशियल ईयर में ठीक है, या स्टार्टिंग ईयर में हाई डेप्रिसिएशन, ठीक है, एंड लो डेप्रिसिएशन इन द लेटर ईयर, इन द लेटर ईयर और ईयर्स। समझ में आ गई बात? चलिए फॉर एग्जाम्पल, देखो मान लो किसी एसेट्स की लाइफ 10 साल की है, ठीक है? अच्छा ये समझ में आ गया ना, परचेज कॉस्ट में क्या क्या आएगा, कॉस्ट में बता, जोर से जल्दी बोल, वहां से शुरू हो जा, यूएस। हाँ, साइट प्रिपरेशन क्या नहीं आएगा, स्टाफ ट्रेनिंग। समझ में आ गया सबको? बता, परचेज कॉस्ट में जोर से। ऐसे नहीं, ऐसे दिक्कत होगी तेरे को, पॉइंट पर पहुंच जा, यूएस, वहां से खरीदा, ड्यूटी पे करी, लाए ट्रांसपोर्टेशन, फैक्ट्री में लाए इंस्टॉलेशन, ठीक है, साइट प्रिपरेशन, बस, ट्रायल चार्जेस। क्या नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट, इनॉग्रल, स्टाफ ट्रेनिंग, बस ऐसे ध्यान रखो। चलो अब देखो, मान लो कोई एसेट्स है, उसकी लाइफ कितनी है हमारी, 10 साल, ठीक है? कॉस्ट है मान लो 5,55,000, 5,50,000 ले लो, कॉस्ट कितने है उसकी, 5,50,000। तो वो ये कहता है कि आप ना मतलब ईयर को डिजिट दे दो, जैसे फर्स्ट ईयर कितना हो गया, फर्स्ट ईयर के हिसाब से लाइफ कितनी हो गई, 10, अगले साल कितनी लाइफ रह जाएगी, लॉजिक समझ रहे हो? आज 10 साल की है, अगले साल कितनी रह जाएगी लाइफ, फिर अगले साल, बोलते जाओ ना, यही तो रह जाएगी। तो ये आप ऐड कर लो, इन्हें आप क्या करो, ऐड कर लो। बोलो क्लियर है? ऐड करना आता है? कैसे बताओ? इसको बोलते हैं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है? मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स इंडक्शन में नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, पढ़ा हुआ ना? तुम्हारे में नहीं था कोर्स में?
तो सर साइंस वालों में है शायद करीब। हाँ है ना, चलो कोई बात नहीं, साइंस में हमने पढ़ा था अपने टाइम में। अच्छा चलो, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ऐसे एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो उनके फॉर्मूले अलग अलग हैं, वो भी आगे बता दूंगा। यहां सिर्फ ये होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ एन। ये जरूरी, अब आप कहोगे सर क्या दिक्कत है, 10 है कैलकुलेटर में जोड़ लेंगे भाई आप। हाँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि एक एसेट है जिसकी लाइफ 40 साल है, तो ऐसे ऐसे करके तो ना 40 जोड़ोगे। समझ में आ गई बात, ये तब ये चाहिए। कितना आ गया, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 55। तो फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिशिएशन आएगा, आप ध्यान से देखो जरा। फर्स्ट ईयर में आएगा डेप्रिशिएशन। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। हाँ जी, अच्छा यहाँ ऐसे करो, और ये ईयर लिख लो, और यहाँ डेप्रिशिएशन। हाँ जी, 10 डिवाइडेड बाई इंटू 5,50,000। सेकंड ईयर में 9/55 इंटू, थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में ऐसे ही आता चला जाएगा। बोलो समझ में आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना आता है, कैसे बताओ। हाँ बोलो बोलो। नहीं, बताया तो था आपको, कैलकुलेटर दो, कैलकुलेटर। देखो इधर ध्यान से जरा, इधर देखो, ऐसा नहीं, वो तो सिंपल आपको आता ही है, वो नहीं। ध्यान से सुनो जरा बात को। 5,50,000 डिवाइड बाई 55, 5,50,000 डिवाइडेड बाई 55, ये हर बार आ रहा है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। 5 लाख ये पूरे अकाउंट्स में काम आएगा आगे। 5,50,000 डिवाइडेड बाई, ये हर बार आ रहा है ना, तो यहां लिखो जरा 5,50,000 डिवाइड कितना था, 55। ये आ गया। बोलो अब क्या करना है, 2 बार इनटू को प्रेस करो, 2 बार इनटू को प्रेस करो। क्या करा मैंने, 5,50,000 डिवाइडेड बाई 55, जो आया उसको 2 बार मल्टीप्लाई। अब केवल 10 लिखो, कुछ नहीं करना, 10 लिखो और बराबर का बटन दबाओ। कितना आ गया, कितना आ गया। अब सिर्फ 9 लिखो, इरेज नहीं करो, 9 लिखो, 9 का ये रहा, बराबर का बटन। कितना आ गया, 90,000। अब सिर्फ क्या लिखो, 8, बराबर का बटन, 80,000। अब क्या लिखो, 7। समझ में आ गई बात। ठीक है, ये बहुत काम आएगा आगे शॉर्ट में, और ये बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा जब 40 साल की लाइफ में करोगे। मान लो उसने दे दी 35 साल की लाइफ है, तो 35 बार तो भाई साहब यही क्वेश्चन करते रह जाओगे, और एग्जाम में देगा। वो क्यों देगा, हाँ कि भैया बच्चे का टाइम यहां खा जाऊं, आसान तो है क्योंकि सब करेंगे, नहीं पर ऐसा करूं कि दूसरा टाइम इसमें खा जाए और वो आता हुआ ना आए। पर उसको क्या समझा रहे हो आप, भाई तेरे से स्मार्ट है हम, हमें कैलकुलेटर आता है। दोबारा बताऊं, पक्का, दोबारा देख लो। 5,50,000 डिवाइड बाई 55, क्या लिखा मैंने, 5,50,000 डिवाइडेड बाई 55, बराबर आ गया। अब 2 बार इंटू 1 2, बस अब ये फिक्स हो गया। अब केवल 10 लिखो और बराबर, 9 लिखो बराबर, 8 लिखो बराबर, 7 लिखो। समझ में आ गया।
पक्का? रिपीट तो नहीं करूं? चलो, ये कहलाया सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। चलिए फटाफट नोट करो, जल्दी से आगे चले। मैं लिख देता हूं अपने, ताकि बाद में याद रहे। इन कैलकुलेटर, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको? हाँ जी, राइट 5,50,000, ठीक है। देन डिवाइड का बटन दबाओगे और फिर 55, जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको फिर क्या करोगे? प्रेस मल्टीपल 2 टाइम, ठीक है, एंड देन राइट 10, गेट द इक्वल टू आंसर। राइट 9 इक्वल टू गेट द आंसर। अब समझ में आ गया? ठीक है, देवी जी आप लिख लो, हाथों से, हाथ भी थोड़े से कंज्यूम हो जाएंगे। हाथों पे थोड़ा ना डेप्रिसिएशन है, नहीं कि दादा ले पोता भरते, कभी खत्म ही नहीं होंगी चीजें, ऐसा नहीं। गलत कह रहा हूं कोई मैं? ऐसी कैलकुलेटर की काफी सारी ट्रिक्स हैं, वो आपको धीरे धीरे बता दूंगा। हो गया? हो गया भाई? चलिए अब आगे चलो, हो गया सबका? चलिए जर्नल एंट्री क्या करोगे? देखो, फर्स्ट ईयर में एवरी ईयर, हाँ जी, डेप्रिशिएशन, इधर देखो बेटा, डेप्रिशिएशन की एंट्री क्या पास करोगे? डेप्रिशिएशन हमारे लिए लॉस है, प्रॉफिट में से कम करना है ना, तो डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, एंट्री होगी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि खर्चा है, ठीक है। अभी किसी को पे थोड़ा कर रहा हूं, एसेट में से निकालना है, तो एसेट का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। तो कम करोगे तो क्या होगा? क्रेडिट, बीइंग द डेप्रिशिएशन चार्ज्ड। अब ये कहां जाएगा डेप्रिशिएशन? ट्रांसफर टू पीएल। चलिए फटाफट नोट कर लो, इसको लिखोगे आप बीइंग डेप्रिशिएशन चार्ज्ड, और इसको लिखोगे बीइंग डेप्रिशिएशन ट्रांसफर, ठीक है। चलिए फटाफट करो, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, बातें नहीं। डाल लिया?
चलिए एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, फटाफट करो, जल्दी लिखो, फटाफट करके दिखाओ। मैसर्स XYZ, हाँ अभी, परचेज्ड ए मशीन फॉर ₹10 लाख, नहीं, फॉर ₹6 लाख, ठीक है। कस्टम ड्यूटी ₹1 लाख, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 1,50,000, स्टाफ ट्रेनिंग 50,000, एडवर्टाइजमेंट 1.5 लाख, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट 1.5 लाख, ठीक है। लाइफ 10 ईयर, स्क्रैप 1,20,000, अच्छा, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2017, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन फॉर 2000, ये एक एक है तो कैलेंडर ईयर क्या क्या चल रही है, ठीक है। डेप्रीशिएशन फॉर 2022 बाई सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, करके दिखाओ 2022 के लिए। ये लिख लो, ₹94,990, 909 गलत है। मेरा कैलकुलेटर लेना। डेप्रीशिएशन कैलकुलेटर मंगाता हूँ मैं।
करो भाई, पीछे ये सारे पीछे। कितना है बताओ, गलत ही बताओ, अभी तक कौन सा सही आ गया। कैलकुलेटर ला दिए एक। हाँ कितना, 85,000। उनासी कितना था, 89, 79। हम तो 7.5 किया कराऊं। सिद्धू अब कैसे आया 80,000? तो जब 1 20 लिखे तो 31 क्यों लिखेगा भाई? चलो देखो इधर 80,000। हाँ जी इधर देखो, सबसे पहले कॉस्ट लेसन। हाँ भाई सिद्धू कुमार बता जल्दी, क्या क्या लूँ, टिक करवा जल्दी। हाँ 6 लाख लूँ। और ये दोनों पक्का देख ले। चलो सही है भाई, ये नहीं आएंगे। कितने हो गए ये? 10 लाख। तो सबसे पहले निकालोगे डेप्रीशिएबल अमाउंट। क्या निकालोगे? डेप्रीशिएबल अमाउंट। ये होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप। कॉस्ट कितनी आई टोटल करके? 10 लाख। स्क्रैप वैल्यू 1,20,000। कितने हो गई है? 8,80,000। अब 17 में खरीदी थी। कब खरीदी थी हमने? 17 में। तो ईयर थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ जी 2017 पहला साल हो गया। 2000 2000 चलिए डेप्रीशिएशन का अमाउंट तो 8,80,000 इंटू कितने साल की लाइफ बता रहे हैं? तो 10/55। ठीक है आगे बताओ। 9/55। 8,80,000 इंटू 7/55। 6/55 कितना आएगा? 5/55। अब ध्यान से सुनो, सारी बातें ध्यान से सुनो। हमें कौन सा चाहिए? 22 का। तो कितना आ गया ये? करो 80,000 बस। बोलो क्लियर है? ये तो आप डायरेक्ट कर लेते ना, पर मेरा पर्पस ये था ये सारा समझाने का कि आगे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। वो पूछेगा कि आप मशीन अकाउंट बनाओ। अगर केवल इतना होता तो मैं डायरेक्ट कर लेता 8,80,000 इंटू 5/55। फिर मुझे इसको दिखाने की जरूरत नहीं थी। बात समझ में आ रही है? तो मुझे क्या करना है? इनका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो पूछे मशीन अकाउंट करना, जरा कितना आ रहा है? अब 8,80,000 डिवाइड बाई 55 कर लो ना। 1,60,000 आगे।
यहां तक का जोड़ दो भाई, रिटर्न ऑन वैल्यू निकालोगे ना एक एक 22 को, जोड़ो। हाँ जोड़ो भाई। तो टोटल ही तो कर रहे हैं। नहीं, कितना आ रहा है तुम्हारा? कैसे नहीं आ रहा? 1 2 3 4 5 6:40, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछ रहा है मशीन अकाउंट बनाओ, इधर देखो, तो मशीन अकाउंट कैसे बनाओगे आप? 2022 का पूछ रहा है ना, मान लो पूछे आगे तो आप कहोगे 1/1/22 टू बैलेंस बीडी कितना? 6 लाख। चलिए 31 दिसंबर 22 को कितना डेप्रिसिएशन आ गया इस साल का? 80,000। तो बैलेंस सीडी आ गया कितना? टू बैलेंस बीडी। बोलो समझ आ गया? कब? बोलो भाई, समझ में आ गया? पक्का? नोट कर लो। डेप्रिसिएशन अकाउंट पे पूछ ले मान लो आपसे वो, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेना, ठीक है। क्या बनेगी एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स यानी टू मशीन। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं? और ये कहाँ चला जाएगा? बोलो समझ में आ गया? क्लियर है? आप सुनो ध्यान से, एक मिनट रुको, बाद में नोट करना। ये तो मैंने डिटेल में समझा दिया था अलग अलग, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे आप कि भाई मुझे तो इनका डेप्रिसिएशन देखना है ना, तो जो ऐसे भी कर सकते थे आप। यहाँ दिखा दूं, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है मेरा? 8,80,000। कितने साल का डेप्रिसिएशन? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और 5 साल का ना? 5 साल का ही तो। और कौन से 5 साल? हाँ जी, 10 + 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाई इनका टोटल, ठीक है, n इंटू n+2 तो 55 ही है। ये डायरेक्ट आ जाता 6,40,000। समझ में आ गया? बोलो। चलो कर लोगे अब इतना? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, सेल पर, प्रोविज़न और चेंज ऑफ मेथड, ठीक है। चलो
चला जाएगा। मतलब 11 का मल्टीप्लाई भी तो करना